सिंधु पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है सिंधु जल संधि। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में तटस्थ विशेषज्ञ कार्रवाई के हिस्से के रूप में पाकिस्तान का एक समूह सिंधु जल संधि के तहत जम्मू और कश्मीर में 2 जल विद्युत परियोजनाओं का आकलन करने के लिए भारत आया था। वर्ष 1960 की संधि के विवाद निपटान तंत्र के तहत 5 वर्ष से अधिक समय में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की जम्मू और कश्मीर की यह पहली यात्रा है। चलिए अब जानते हैं सिंधु जल संधि क्या है। वर्ष 1947 में विभाजन रेखा ने भारत और पाकिस्तान के लिए भौगोलिक सीमाओं को निर्धारित करने के अलावा सिंधु नदी प्रणाली को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। दोनों पक्ष अपने सिंचाई ढांचे को चालू रखने के लिए सिंधु नदी बेसिन के जल पर निर्भर थे और इसलिए समान वितरण की आवश्यकता थी। वर्ष 1951 में जल बंटवारे की विवाद के पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर अपनी अपनी सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक में आवेदन किया। अंततः वर्ष 1960 में विश्व बैंक द्वारा लगभग 1 दशक तक खोज, बातचीत और प्रस्तावों के बाद भारत एवं पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षर करता था। IWT पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। चलिए अब देखते हैं सिंधु जल संधि के प्रमुख प्रावधान। सिंधु नदी बेसिन में 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये तिब्बत से निकलती हैं और हिमालय पर्वतमाला से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। इस संधि में निर्धारित किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी कैसे साझा किया जाएगा। इसने 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम को भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया व 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज को अप्रतिबंधित उपयोग हेतु भारत को आवंटित किया। इसका अर्थ यह हुआ कि जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि शेष 20% जल भारत के उपयोग के लिए रह गया। दोनों देशों को दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा गठित एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना करने की भी आवश्यकता बताई गई। आयोग के कार्यों में नदियों पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, निरंतर सहयोग और संघर्षों के समाधान के लिए पहला पड़ाव के रूप में कार्य करना शामिल है। सिंधु जल संधि में एक तरफा निकास का प्रावधान नहीं है और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों देश किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत समझौते का अनुसमर्थन नहीं कर देते। IWT के तहत जल विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण। पाकल दुल जल विद्युत परियोजना, लोअर कलनई जल विद्युत परियोजना, किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, राटल जल विद्युत परियोजना। आगे की राह। IWT को अक्सर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की संभावनाओं के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच अशांत संबंधों के बावजूद मौजूद है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। IWT के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम को भारत को आवंटित किया। 2. इसने दोनों देशों को एक स्थायी सिंधु आयोग स्थापित करने की भी आवश्यकता बताई। 3. IWT में एक तरफा निकास प्रावधान नहीं है और इसे तब तक लागू रहना चाहिए जब तक कि दोनों देश किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत समझौते की पुष्टि नहीं करते। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।